हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जुनून बैच स्टार्ट हो गया है क्लास 10 के बच्चों के लिए। ये आज पहला लेक्चर है। जुनून बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चे का 90 प्लस आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच में आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर मिलने वाले हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है महाराष्ट्र के हर एक बच्चे के पास इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। सबको लिंक शेयर करिए। ऐसा एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए जिसके पास जुनून बैच का लिंक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th का साइंस पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, फर्स्ट चैप्टर आपको ऑलरेडी मैं साइंस का एग्जाम कैसे होने वाला है, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, सब बता चुका हूं। इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर उसको देखिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, एग्जाम कैसे होने वाला है, पार्ट 1 का कितना मार्क्स होने वाला है, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, पार्ट 2 का कितना मार्क्स होने वाला है, सब बता चुका हूं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ग्रेविटेशन दिमाग में आता है तो आप क्या सोचते हो कि ग्रेविटेशन है क्या? सबसे पहले आप ग्रेविटेशन का मतलब समझ लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है ना, उसमें ग्रेविटेशन होता है। तो सर, ये ग्रेविटेशन क्या होता है? सब तो बोलते हैं सर, जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है वो ग्रेविटेशन है। सही बोल रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है उनके मास के कारण, वही ग्रेविटेशन है। क्या बोल रहा हूं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर मास। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है, उनके मास के कारण, उनके मास के कारण वो ग्रेविटेशन है। ओके, ग्रेविटेशन है। मतलब आज के बाद अगर आपको कोई पूछा कि ग्रेविटेशन क्या है, तो आप बोलेंगे जो मैं बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर मास। अब बेटा, एक ग्रेविटेशन जब डिस्कवरी हुई थी, बड़े मजेदार कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिया है। आप यहां देख रहे हो, एप्पल नीचे गिर रहा है। ऐसा बताया गया है कि न्यूटन सर जो थे, सर आइजैक न्यूटन जो थे, वो एक बार एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो वो सोचे ये जो उनके ऊपर एप्पल गिर गया, तो एप्पल देखो डाउनवर्ड गिरा है, तो सोचे एप्पल ये टुवर्ड्स अपवर्ड क्यों नहीं गया, वर्टिकली अपवर्ड क्यों नहीं गया, ये हॉरिजॉन्टली राइट साइड क्यों नहीं ट्रेवल किया, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड क्यों नहीं ट्रेवल किया, ये नीचे ही क्यों गिरा। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद, बहुत सारे सोच विचार करने के बाद उन्होंने बताया कि अर्थ के अंदर कुछ तो है जो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, वही है ग्रेविटेशन, वही है ग्रेविटेशन। मतलब आफ्टर लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूड दैट there is something inside the earth which attract the object towards its center, that is gravitation. But सर, ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या होगा? अगर कोई आपसे पूछे ग्रेविटेशन का डेफिनेशन, तो आप क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या बोलेंगे? देख लीजिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर मास, बिकॉज ऑफ देयर मास, उनके मास के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, बिकॉज ऑफ देयर मासेस या मास, इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्रेविटेशन, ये तो पता चल गया। अभी उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अगर ग्रेविटेशन, आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। एकदम सही बोल रहे हैं, ये तो बेसिक पता भी है। देखो यहाँ पर मैं इमेज आपको दिखा रहा हूं कि आप बॉल जब छोड़ते हो तो नीचे की ओर गिरता है। आप जब एप्पल देखते हो नीचे गिरता ही है। अब पैराशूट से जब भी जंप करते हैं सोल्जर्स लोग या कोई भी जंप करता है, वो भी नीचे ही आता है। वो भी कहाँ गिरता है? नीचे ही गिरता है। ऊपर क्यों नहीं जाता? अगर कोई आपसे पूछा तो ऊपर क्यों नहीं आता? और क्या सब सेम स्पीड से गिरते हैं क्या? जितना स्पीड से एप्पल गिरेगा, जितना स्पीड से बॉल गिरेगा, उतना स्पीड से पैराशूट से जो जंप करता है वो भी सेम स्पीड से गिरता है क्या? एक दूसरा एग्जांपल ले लो, पत्थर पकड़ो और पेपर छोड़ो, साथ में नीचे गिरेगा क्या? कौन पहले गिरेगा? पत्थर। जिसका मास ज्यादा होगा वो पहले गिरेगा और जिसका मास कम होगा वो कम। मतलब अब फिलहाल ग्रेविटेशन में तो ये कैसे समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोल रहा हूं? जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या बोलेंगे? द फोर्स विथ विच, द फोर्स
with which earth attract an object towards its center is called as gravitational force. क्या बोला ग्रेविटेशनल फोर्स को? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसे डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल फोर्स को? द फोर्स विथ which the earth attract an object attracts an object towards its center. This force is called as gravitational force. इस फोर्स को क्या बोलते हैं? This force is called as ग्रेविटेशनल फोर्स. यहां तक तो सबको समझ गया ना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से अपने सेंटर को अट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. अब मैं आपको एक चीज पूछूंगा सबको. बेटा फोर्स पढ़े थे 9th में, पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे. फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? आपके दिमाग में क्लिक हो गया रहेगा, न्यूटन होता है. और उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? देखो कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, कोई जो फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, ठीक है. तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी फोर्स हो उसका एसआई यूनिट जो होगा, सीजीएस यूनिट होगा, सेम ही होगा. तो इसका भी जो एसआई यूनिट होगा याद रखना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं. एसआई यूनिट जो इसका होगा ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी कितना होगा? क्या होगा बेटा? न्यूटन होगा. इज न्यूटन. एंड व्हाट अबाउट सीजीएस? डाइन. याद रखेंगे सीजीएस क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? याद रखना बेटा सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन. तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये बेसिक आपके दिमाग में होना चाहिए. अगर कोई पूछेगा तो आपको आना चाहिए ये यूनिट के बारे में. ये इसका डेफिनेशन है. सिंपली इसको भी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. अब बात आ गया कि इसको डिस्कवर कौन किया था? अभी कुछ देर पहले स्टार्ट किया तभी बता दिया था. देख रहे हो ना चचा को? ये अपने न्यूटन चचा है. कौन है? न्यूटन चचा. तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको. देखो हु डिस्कवर ग्रेविटेशनल फोर्स या तो ग्रेविटेशन. अगर इसके जगह पे ग्रेविटेशन भी होता मेरे प्यारे बच्चों, हु डिस्कवर ग्रेविटेशन, फिर भी आप क्या बोलते? सर आइजैक न्यूटन. याद रखना बेटा क्या बोलेंगे? सर आइजैक न्यूटन. तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की थी. ठीक है, इतना याद रखेंगे. अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है उनके बारे में तो जानना जरूरी है ना. देखो कितने प्यारे से थे अपने न्यूटन अंकल. न्यूटन अंकल है, न्यूटन सर बोल सकते हो, सर आइजैक न्यूटन. अब इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे. चमत्कार नहीं, काम किए थे, बहुत बड़े डिस्कवरी किया था. अब देखिए पहली बात ये क्या थे? ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, फिजिक्स थे, मैथमेटिशियन थे, मैथ में भी साइंटिस्ट देखा जाते थे, ऑथर थे मतलब लेखक थे. उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों थियोलॉजियन थे. थियोलॉजियन का मतलब क्या होता है? पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ रिलीजन, मतलब ये धर्माचार्य भी थे. ठीक है. तो मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे बुक पब्लिश किया था, बहुत सारी बुक. उसमें से एक बुक अपने टेक्स्ट बुक में दिया है जिसका नाम है प्रिंसिपिया. क्या है? प्रिंसिपिया. तो पहली बात ये कहां के थे? इंग्लैंड के थे, ये याद रखना आपको. अब मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन ने एक बुक पब्लिश किया था. उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया. तो याद रखना न्यूटन पब्लिश हिज बुक. द नेम ऑफ दैट बुक इज प्रिंसिपिया. इन दिस बुक ही इंक्लूड 3 थिंग्स. इस बुक में इन्होंने 3 चीजों के बारे में बताया था. कौन कौन से चीजें थी वो? पहला लॉज ऑफ मोशन, ये दिमाग में रखे रहना आपको. दूसरा चीज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को और क्या बोलते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशन. ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों. तीसरा चीज थियरी ऑफ ग्रेविटी, समझ में आया? अब मेरे प्यारे बच्चों ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बोला कि इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशन. तो मेरे प्यारे बच्चों
न्यूटन ने बहुत सारे साइंस के और भी फील्ड में वर्क किया था। न्यूटन वर्क्स ऑन वेरियस फील्ड ऑफ साइंस, बस इतने फील्ड में नहीं काम किया था, बहुत सारे फील्ड में काम किया था, जैसे साउंड के फील्ड में, लाइट के फील्ड में, हीट के फील्ड में, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे फील्ड में काम किया था। दूसरा और क्या आपको याद रखना है, ये दुनिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। कौन सा टेलीस्कोप? रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या किए थे? इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे दिमाग में एक और चीज आएगी। देखो, इन्होंने एक और चीज किया है, इन्होंने मैथ का एक नया ब्रांच ही इन्वेंट कर दिया था। न्यूटन इन्वेंटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड एज कैलकुलस मैथमेटिक्स। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, न्यूटन ने एक मैथ का ब्रांच इन्वेंट किया था जिसका नाम था कैलकुलस मैथमेटिक्स। कैलकुलस मैथमेटिक्स, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि हु इन्वेंटेड या हु डिस्कवर टेलीस्कोप। तो ये आपको कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर राइट जाता है। आप सबको कमेंट करना है हु डिस्कवर टेलीस्कोप। मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए। और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये महाराष्ट्र के हर एक बच्चों के पास जुनून बैच का लिंक भेजिए, क्योंकि हर एक बच्चों का हेल्प होना चाहिए। इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चे का 90+ आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बाय।